हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की जो हमारी पुस्तक है उसके 3 पार्ट हैं। 3 पार्टों में उसको विभाजित किया गया है। एक है पॉलिटिकल साइंस जिसको राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं, एक है ज्योग्राफी जिसको भूगोल बोलते हैं, और एक है हिस्ट्री जिसको इतिहास बोलते हैं। तो आज हम सबसे पहले इतिहास यानी हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर कक्षा 6 का पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, इतिहास सबसे पहले आपको बताइए, इतिहास यानी हिस्ट्री कहा किसको जाता है, यानी बीते समय की जो घटना हैं उनका विषयवार और तिथिवार वर्णन करना ही इतिहास कहलाता है। तो हमारा जो एक प्रथम अध्याय है यह है, देखिए, कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। यानी हम जानेंगे कि प्राचीन इतिहास हमारा कैसे था, उसमें मानव क्या करता था, कहाँ रहता था, किस समय की बात है, वो सारी बात हम इसमें जानेंगे। देखिए, सबसे पहले है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो हमको सबसे पहले अध्ययन करना है क्या। क्या यानी उस समय क्या ऐसा था जिससे हम उस समय की बात को जान सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी यानी एक जो समाचार जो आता है, एक न्यूज, उस पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी, यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। यानी कोई उसमें न्यूज आएगी 100 वर्ष पहले या 100 साल पहले। तो उसने सोचा कि इस बात का कैसे पता लगाया जाए कि 100 वर्ष पहले क्या क्या हुआ था। तो उसके लिए उसने क्या किया, देखिए, कैसे पता लगाएं। इस बात का पता कैसे लगाया जाए कि 100 वर्ष पहले या 200 वर्ष पहले या 500 वर्ष पहले क्या हुआ था। देखिए, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न से देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो, है ना। जैसा भी हम करते भी हैं, देखो टेलीविज़न भी हम देखते हैं, रेडियो पे समाचार भी सुनते हैं, और हमारे सबके घर में अखबार भी आता है ना। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। यानी पिछले वर्ष की अगर कोई बात हमको याद करनी है तो उसके बारे में हम जान सकते हैं। स्मृति माने होता है याद, है ना। जिसको उस बात की याद हो वो हमको उस बात को बता सकता है। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। जो मेन जो प्रश्न है, मुख्य जो प्रश्न है वो ये है कि बहुत पहले, है ना, 100, 200, 500 वर्ष, 1000 वर्ष पहले क्या हुआ था, ये हमको जानना है ना। आजकल 1 वर्ष 2 वर्ष की बात हम जान लेते हैं, लेकिन उसको हम कैसे जान सकते हैं। इसके लिए देखिए, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। पहला इसमें था क्या, कब, कैसे और कहाँ। तो ये हम क्या जान सकते हैं, उस समय क्या क्या था, है ना। उसके बारे में, भाई मानव की उत्पत्ति हुई थी या नहीं हुई थी, है ना, आग का आविष्कार था या नहीं था, पहिए का आविष्कार था या नहीं था, उसके बारे में उनके बारे में हम जानेंगे क्या क्या जान सकते हैं ना। देखिए, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे। पहली बात इसमें आई है कि ये हमको पता लगाना पड़ता है या लगा सकते हैं कि उस समय व्यक्ति या इंसान, मनुष्य का भोजन क्या था। जैसे आज के समय में हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, क्या यही भोजन उस समय भी था, इस बात का हम पता कैसे लगा सकते हैं ना। दूसरा है कैसे कपड़े पहनते थे। जैसा कि आज हम कपड़े पहनते हैं वर्तमान समय में, क्या ऐसे कपड़े उस प्राचीन काल में भी थे, इस बात का भी हमको पता लगाना है।
किस तरह के घरों में रहते थे। यानी आज जो हमारे पास भवन उपलब्ध हैं, मकान उपलब्ध हैं, क्या प्राचीन काल में भी मनुष्य ऐसे ही भवनों में या घरों में रहता था। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ये जितने भी बताए गए हैं, जैसे आखेटकों, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, किसी जानवर का शिकार करना, क्योंकि हमको पता है प्राचीन काल में मनुष्य जंगलों में रहता था, आदिवासी मानव था, तो उसका मुख्य भोजन कंदमूल फल खाना और जानवरों का शिकार करके खाना था। आखेट मानी होता है शिकारों और आखेटकों यानी शिकारियों, है ना। अगला है पशुपालक, जो पशुओं का पालन करते हैं, कृषक जो खेती करते हैं, शासक जो उस समय जो शासन करते थे, है ना, व्यापारियों, पुरोहितों यानी ब्राह्मण वर्ग जो होता है, शिल्पकारों जो भवन निर्माण की कला जो होती है या मूर्ति कला जो करते हैं उनको शिल्पकार कहते हैं, कलाकार, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी जान सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। इन सभी बातों के साथ साथ हमको ये भी जानना है कि उस समय बच्चों के मनोरंजन के खेल क्या क्या थे। हाँ, जैसे आज हॉकी है, क्रिकेट है ना, बहुत सारे खेल वर्तमान में चल रहे हैं, क्या ऐसे खेल उस समय भी थे, इस बात की जानकारी हमको प्राप्त करनी है। कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कहानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, यानी पूरी जानकारी को हम कैसे और प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या हम प्राचीन काल के अतीत के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्या। अब देखिए अगला है लोग कहाँ रहते थे। सबसे पहले बात आई है कि कहाँ रहते, निवास स्थान क्या था उनका ना। तो हमको पता है प्राचीन काल में कोई आज के जैसे मकान नहीं थे, इंसान जो है कंदराओं में, गुफाओं में या पेड़ों पर रहता था। तो देखिए कई लाख वर्ष पहले, है ना, ये मानचित्र एक का जो आया है, मानचित्र में आपको बताया जाएगा ना, मानचित्र तब आएगा। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो हमको पता है ज़्यादातर जो सभ्यता हैं, प्राचीन जो सभ्यता हैं, सारी नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। उनका एक कारण था क्योंकि नदियों के पास से उनको जल उपलब्ध होता था और नदियों के पास जंगल होते थे, है ना। तो जंगलों से कंदमूल, फल, लकड़ियाँ अगर उनको आदि प्राप्त होते थे। इस कारण से अधिकतर जो सभ्यता है, प्राचीन काल सभ्यता हैं, आज देख लो कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, पीलीबंगा है, हड़प्पा है, जितनी भी सभ्यताएं ज़्यादातर वो नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। तो देखिए इसमें है नर्मदा नदी। तो हमको नर्मदा नदी का पता लगाना है। क्यों? तो कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। देखिए इसमें लिखा गया है कि यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से, आरंभिक यानी शुरुआत वाले, प्रारंभ वाले ने, कुछ लोग क्या थे? कुशल संग्राहक। संग्राहक किसको कहते हैं? संग्रह करना यानी इकट्ठा करना। वो अपने आवश्यक जो चीज़ें थी, है ना, उनको इकट्ठा करना वो भली भांति जानते थे। उनको कहा गया कुशल संग्राहक। आज के समय में भी यही करते हैं, हम अपने आवश्यकता की वस्तुएं संग्रह करके रख लेते हैं, है ना। तो उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपने आसपास की जो संपदा थी उससे अपने आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करके संग्रह करके रख लेते थे। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, यानी बहुत बड़े बड़े जंगल थे और उनमें जो संपदा थी, है ना, औषधियाँ थी, कंदमूल फल थे, लकड़ियाँ थी, सारे से परिचित थे, उनको इकट्ठा करके रख लेते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। देखिए इसमें अब दूसरा एक प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया है, क्या? कि अपने भोजन के लिए, यानी उस समय मनुष्य के भोजन क्या था? जड़ें, फल और जंगल के अन्य उत्पाद, गोंद, शहद आदि, है ना, जैसे गोंद है, शहद है, यहीं से संग्रह किया करते थे जंगलों से। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। तो इसमें प्रश्न आया कि प्राचीन मानव क्या खाता था, यानी भोजन क्या था। तो इसमें सीधा आ गया है कि जड़ें, फल हैं, जंगल के उत्पाद हैं और जानवर
का आखेट यानी शिकार भी करते थे। आगे देखिए, अगला है इसमें, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कृथर की पहाड़ियों का पता लगाए। जिस प्रकार हमने मानचित्र में नर्मदा पहाड़ियों का पता लगाएंगे, उसी प्रकार हम कृथर पहाड़ियों का और सुलेमान की पहाड़ियों का पता लगाएंगे। यहाँ पर भी मनुष्य रहता था, इंसान रहा करता था। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 1-2 वर्ष की बात नहीं हो रही है, कितने वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। देखिए, इसमें बताया गया है कि सुलेमान और कृथर की पहाड़ियों के आसपास, है ना, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों, है ना, यानी मनुष्य ने, ना तो इसमें स्त्री लिखा गया है ना पुरुष लिखा गया है, दोनों को लिखा गया, यानी दोनों के सहयोग से वहाँ पर गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ये फसलें उन्होंने पैदा करना शुरू किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया और उन्होंने कृषि कार्य के साथ साथ कुछ जानवरों को अपना पालतू बनाना प्रारंभ कर दिया। ये लोग गांव में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? गांव में। उस समय शहरों का विकास नहीं था, मनुष्य इंसान गांव में रहा करता था। ये कुछ अन्य उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाए। अगला स्थान देखिए, प्रथम स्थान हमने नर्मदा नदी तट पढ़ा, उसके बाद में सुलेमान और कृथर की पहाड़ियाँ, और अगला है गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। यानी ये स्थान भी है जहाँ पर मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। ये कुछ अन्य ऐसे स्थान थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। किसका? कृषि का, यानी खेती का विकास यहाँ पर भी हुआ। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। देखिए, ये ध्यान रखने की बात है, अगर प्रश्न आए कि गेहूं और जौ की उपज या फसल कहाँ पर पैदा की गई, तो हमको याद रखना है सुलेमान और कृथर की पहाड़ियाँ। पूछा जाए कि चावल कहाँ पर पैदा किया गया, तो ये हमको पता लगाना है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ ना। यहाँ पर सबसे पहले किसको उपजाया गया? चावल को। वे स्थान है विंध्य के उत्तर में स्थित थे। विंध्य हिमाचल, है ना, ये यहाँ पर उपस्थित थे। अब देखिए, आपके सामने मानचित्र है। इस मानचित्र में हम देखेंगे सुलेमान और कृथर की पहाड़ियाँ, है ना, विंध्य भारत की पहाड़ियाँ और नर्मदा नदी तट। देखिए, ये आपको दिख रहा है मानचित्र में, ये कृथर और सुलेमान ये पहाड़ी, यानी इस क्षेत्र में यहाँ पर ये बताया गया है कि गेहूं और जौ के साथ कुछ अन्य फसलें उगाई गई। दूसरा है विंध्य पहाड़ियाँ, नर्मदा नदी तट। देखिए, ये नर्मदा नदी है ना, विंध्य पहाड़ियाँ ये यहाँ पर है ना। यहाँ पर भी आरंभिक मानव उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और यहाँ पर भी ये गारो की पहाड़ियाँ हैं, देखिए यहाँ पर है, और ये विंध्य की पहाड़ियाँ, यहाँ पर चावल का उत्पादन किया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। देखिए, हमने मानचित्र में आपको बताया है ना। अब देखिए, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। कौन सी नदी? सिंधु। तो हम देखें, मानचित्र में देखते हैं सिंधु नदी कहाँ पर है और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ये देखिए, ये मानचित्र है, और देखिए इसमें हमको दिखाई दे रहा है ये सिंधु कहाँ पर है? ये सिंधु नदी है ना। और ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ देखिए कौन कौन सी हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम और व्यास। ये नदियाँ हैं। ये कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? सिंधु नदी की। प्रश्न आएगा कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये नदियों के नाम अपन को याद करने हैं। झेलम नदी है, चेनाब नदी है, रावी नदी है, व्यास नदी है और सतलुज नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये हमने सिंधु नदी की सहायक नदियाँ पढ़ी। देखिए, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, है ना। प्रश्न आना स्वाभाविक है, सहायक नदियाँ ना, नदियाँ
नदियाँ और सहायक नदियाँ, एक होती है मुख्य नदी, एक होती है सहायक नदियाँ। तो सिंधु जो नदी है उसकी सहायक, यानी जो नदियाँ इधर उधर से आकर के सिंधु नदी में मिलती हैं उनको सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कहा जाता है। कोई भी नदी हो जो बड़ी नदी में आकर के मिलती है तो वो उसकी सहायक नदी कहलाती है। ठीक है, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं लगभग 4700 वर्ष, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, यानी नदियों के किनारे पर कुछ सभ्यताओं का, कुछ नगरों का आविष्कार हुआ, यहीं पर वो बस गए, है ना। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कितने वर्ष पूर्व? 2500। कौन कौन सी? गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे। ठीक है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाइए। अगला मानचित्र में हमको देखना है, क्या देखना है कि ये गंगा नदी देखनी है और इसकी सहायक नदी सोन नदी है ना। तो ये हमको देखना है मानचित्र में कहाँ पर है। तो हम वापस मानचित्र पर लेके चलते हैं इसको ना। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या है? ये देखिए गंगा नदी कहाँ पर है? गंगा नदी है ना। और ये सोन नदी ये है, ये इसमें जा करके यहाँ पर ये समाहित हो रही है, मिल रही है ना। तो ये गंगा नदी की क्या हो गई? सहायक नदी। ठीक है, आगे देखिए, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध क्या कहलाता था? मगध, जिसको वर्तमान में हम क्या कहते हैं? बिहार। क्या कहते हैं? बिहार। बिहार जो राज्य है इसका प्राचीन काल में नाम क्या था? मगध। ठीक है, नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, यानी यहाँ पर उस समय जो राजा थे, जो शासन करते थे, बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित, कि बहुत बड़े साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की थी। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही राज्यों की स्थापना की गई, यानी मगध के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में, अनेक भागों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा करी। महाद्वीप की क्या करी? यात्रा ना, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक का ना। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। जोखिम यानी समस्या भरी है ना, एक तरीके से उनको जोखिम उठानी पड़ती थी, है ना, समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वो समस्याएं क्यों आती थी? देखिए, कुछ थी ऊंचे पर्वतों का ना, ऊंचे पर्वतों में यात्रा करना बहुत दुश्वार होता है। कहीं पहाड़ियाँ आ जाती हैं, कहीं रेगिस्तान आ जाता है, कहीं नदियाँ आती हैं, तो इनमें यात्रा करना दुश्वार हो जाता था, बहुत कठिन कार्य हो जाता था। फिर भी ये यात्राएं उनके लिए असंभव नहीं थी, लेकिन इन समस्याओं को देख करके, कठिनाइयों को देख करके मानव में हिम्मत नहीं आ रही और वो उसके मार्ग में बाधा नहीं बन सकी और उन्होंने असंभव कार्य को संभव करके दिखाया, यानी उनके लिए ये कोई असंभव कार्य नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। वो यात्राओं का उद्देश्य क्या था? देखिए, क्यों जाते थे कि कभी कभी काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में ना, यहाँ पर रोजगार नहीं है तो चलो दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ पर हो सकता है रोजगार हमको मिल जाए, इसलिए। और कभी कभी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे है ना, कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, अनावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, इस कारण से भी यात्राएं करनी पड़ती थी। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि एक शासक दूसरे अपने पड़ोसी राज्य पर, पड़ोसी शासक पर हमला करता था, तो वहाँ पर वो सेनाएं लेके जाता था, तो उसलिए भी यात्राएं करनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में, तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ये भी एक कारण था, जो व्यापारी लोग थे वो अपने व्यापार को बढ़ावा देने, अपनी वस्तुओं को विक्रय करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। अगला देखिए, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते
थे। ये भी एक मुख्य कारण था यात्रा का कि कुछ जो धार्मिक गुरु थे वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते थे, गाँव में या कस्बों में। ठीक है। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। कुछ लोगों का ये उद्देश्य था कि हम नए नए स्थानों खोज करें और उस खोज के लिए ही वो यात्राएं करते थे, है ना। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। जब ये यात्राएं जो होती थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उससे एक दूसरे को लोगों को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है। आगे देखिए, इधर देखिए मानचित्र के बारे में कुछ बताया गया है। देखिए हम पढ़ते हैं दक्षिण एशिया, ना, आधुनिक दक्षिण एशिया के अंदर क्या क्या आता है? आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ना, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। जो मानचित्र हमने जो पढ़ा है उसमें हमारे भारत के साथ साथ इन स्थानों को दर्शाया गया है ना। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियों, पर्वतों से बटे होने के कारण प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। यानी इस ये बहुत सारे खंडों में विभाजित होने के कारण इसको क्या कहा गया है? उपमहाद्वीप, है ना। आगे देखिए, तो उस समय की हमने बात पड़ी कि यात्राएं क्यों करते थे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? वर्तमान समय की बात यहाँ पर हम देखते हैं कि आज क्यों करते हैं। एक बार से फिर से मानचित्र 1 नंबर को हम देखेंगे। देखो उसमें देखना क्या है? पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। किसका? प्राकृतिक, है ना। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। एक देश से दूसरे देश में, है ना, प्रदेश में जाना बहुत कठिन था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर भी सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बारे में भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। देखिए, यानी इसमें बताया गया है कि जो उपमहाद्वीप जो सीमाएं थी उनको पार करना बहुत कठिन था, आसान कार्य नहीं था, लेकिन करने वालों ने फिर भी वो कार्य किया। जिन्होंने ऐसा चाहा, जिनके मन में ऐसी इच्छा थी कि हमको ऐसा करना है, वो इस कार्य को भी कर सके। देखिए क्या किया? पर्वतों की ऊंचाई, यानी बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वताकारी मार्ग में आए तो उनको भी उन्होंने पार किया, और गहरे गहरे समुद्रों को पार करके उन्होंने एक स्थान दूसरे स्थान पर गए, है ना। यहीं पर बस गए। उपमहाद्वीप में जैसे हमको पता है बाहर से हमारे यहाँ पर भी विदेशी आए थे, है ना। पुर्तगाली है, डच है, फ्रांसीसी हैं, अंग्रेज हैं, सब विदेशी थे, और वो हमारे यहाँ पर आकर के बस गए और उन्होंने हमारे यहाँ पर संस्कृति को, परंपराएं जो थी हमारे यहाँ पर, उनको समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, है ना, तराशने, पत्थर की मूर्तियां वगैरह बनाना, ना, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। यानी जो व्यक्ति बाहर से आते थे उनके भोजन बनाने की, है ना, मूर्ति बनाने की, है ना, आचार विचार, संगीत की सारी जो संस्कृति अलग थी और हमारे यहाँ की अलग थी, तो वो एक दूसरे की इन कार्यकलापों को या संस्कृति को अपनाने लगे। अब देखिए देश के नाम। अब हमको हमारे भारत देश के नाम किस प्रकार है, देखिए वो किस प्रकार पड़ा उसका हमको लिख करना है। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। किसका? इंडिया या भारत। वर्तमान समय में हम क्या कहते हैं? इंडिया या भारत। अभी देखिए इसकी उत्पत्ति एक तरह से हमको देखने की उत्पत्ति इसकी इंडिया भारत की कैसे हुई। देखिए इंडिया शब्द इंडस से निकला। किससे? इंडस से, जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है।
इंडस जो शब्द है इसका संस्कृत भाषा में अनुवाद क्या है? सिंधु, है ना। अपने एटलस यानी मानचित्र में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। आगे बात समझ में? यानी इंडिया नाम हमारे भारत देश का किस प्रकार पड़ा, किस प्रकार रखा गया? देखिए, यानी इंडिया जो शब्द है इंडस से निकला। किससे? इंडस से, जिसे संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? सिंधु। संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? सिंधु, है ना। अपने एटलस यानी मानचित्र में क्या देखना है? ईरान और यूनान का हमको पता लगाना है। किसका? ईरान और यूनान का। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष? 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले, किस दिशा से? उत्तर पश्चिम की ओर से जो हमारे भारत देश में जो कुछ आए थे, है ना, बाहर के ईरानी और यूनानी। कौन आए थे? ईरानी और यूनानी। इन्होंने क्या किया? सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस, किसको? सिंधु को, सिंधु नदी को, सिंधु नदी को इन्होंने क्या नाम दिया? हिंदोस अथवा इंदोस। और इस नदी के पूर्व में, यानी जो सिंधु नदी है इसके पूर्व में हमारा इंडिया बसा, भारत बसा हुआ है। तो इन्होंने इस नदी को तो नाम दिया हिंदोस अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि क्षेत्र को, जो पूर्व में जो क्षेत्र भूभाग स्थित था, उसको इन्होंने क्या कहा? इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया। भारत इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? समूह के लिए। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता? उत्तर पश्चिम एक मानव समूह रहता था, उसके लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 35 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। हमको पता है हमारे वेद कितने हैं? 4, है ना। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, है ना। तो उसका जो यहाँ पर लिखा है भरत नाम का प्रयोग, है ना, ये कहाँ पर मिलता है? इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति यानी प्रारंभिक कृति क्या थी? ऋग्वेद। उसमें लगभग 3500 वर्ष पुरानी है ना, उसमें इसका उल्लेख हमको मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। किसका? भारत का। ठीक है। अब देखिए, अतीत के बारे में कैसे जाने, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो अब हमको जानना है कैसे। हमको ये तो हमने पता लगा लिया है ना, अब जानना कैसे। तो ये ऐसे क्या स्रोत हैं, क्या सोर्सेज हैं जिनके बारे में, जिनके उपयोग से या जिनके प्रयोग से हम अतीत के बारे में या इतिहास के बारे में या प्राचीन काल के बारे में हम जान सकते हैं। ऐसे कौन कौन से साधन स्रोत हैं? देखिए, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना। किनको ढूंढना? पुस्तकों को। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं? पांडुलिपि। क्योंकि उस समय जो आज के समय में जो छापे खाने का आविष्कार हुआ है वो उस समय नहीं था। तो जो कोई बात लिखनी होती थी उसको किससे लिखा जाता था? हाथ से। लिपि होती थी उसको कैसे लिखा जाता? हाथ से। और हाथ से लिखे होने के कारण इस लिपि को क्या कहा गया? पांडुलिपि। क्या कहा गया? पांडुलिपि। ये पुस्तकें हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ क्या है? हाथ से निकला है। ठीक है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। पांडुलिपि हम समझ गए हाथ से लिखी, लेकिन लिखी किस पर जाती थी ये बात है। तो ये ताड़ पत्र यानी बड़े बड़े वृक्षों के पत्ते, है ना, उन पर लिखी, अथवा हिमालय क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की एक प्रजाति का एक वृक्ष पैदा होता है ना, उसकी छाल पर, है ना, विशेष तरीके से प्राप्त भोजपत्र लिखी जाती थी।
देखिए इधर कुछ लिखा हुआ है, इसको हम देखते हैं। ताड़पत्र से बना पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ये अभी आपको नीचे दिखाएंगे। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई। कितने वर्ष पहले? 1000 वर्ष। उस समय छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था ना। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता। पत्ते जानते हम, बड़े बड़े पेड़ जैसे सागवान वगैरह के हैं पत्ते ना, उनको काट करके और उनको फिर एक साथ जोड़ दिया जाता था, उन पे फिर ये लिपि लिखी जाती थी। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये पेड़ का नाम है भुर्ज, है ना। इसका पत्ता बहुत बड़ा होता था और उसको काट करके सेट किया जाता था, और वो पत्ता देखिए आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये देखिए पांडुलिपि, क्या है ये? पांडुलिपि। उस समय इस लिपि में ग्रंथ लिखे गए, और ये लिपि देखिए आज हम इस लिपि को नहीं पढ़ सकते, है ना, क्योंकि ये हमारी समझ से परे है। लिपि उस समय की लिपि है, लेकिन इसको हम नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ये हुई आपके पुस्तकों की बात। पुस्तकों के उपयोग से भी हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। अब देखिए, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियां को कीड़ों ने खा लिया ना, क्योंकि पत्तों की थी तो उनमें कीड़े वगैरह लग गए, उनको पांडुलिपियां थी या ग्रंथ थे उनको खत्म कर दिया, है ना, तथा कुछ नष्ट कर दी गई, है ना। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं, यानी कुछ समय के साथ नष्ट हो गई लेकिन कुछ आज भी सुरक्षित हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। कहाँ पर होती हैं? या तो मंदिरों में या फिर बौद्ध विहारों में। ठीक है, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। अब बात आती है कि इन पुस्तकों में, है ना, मिलता क्या है, किस के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, है ना, उस समय की धार्मिक मान्यताएं क्या थी, है ना, किस देवता की पूजा की जाती थी, समाज मात्र सत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था, है ना, किस देवी देवता को पूजा जाता था उसकी जानकारी, व्यवहारों की, यानी एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार थे, है ना, उसकी, राजाओं के जीवन की, उस समय राजाओं का जीवन कैसा था, औषधियाँ यानी दवाइयाँ और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो ये उनका विषय है पुस्तकों का कि इनमें ये सामग्री उपलब्ध होती थी। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं, है ना। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं। इन किताबों के अलावा हमारे यहाँ पर क्या है? महाकाव्य, है ना, बड़े बड़े महाकाव्य। एक तो काव्य, एक महाकाव्य, है ना, फिर है कविताएं हैं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं। भाषा कौन सी है? संस्कृत। किसमें लिखे हुए हैं? संस्कृत में। जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। कुछ संस्कृत में है, कुछ प्राकृतिक भाषा में है और कुछ तमिल भाषा में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। एक होती है प्राकृत भाषा, एक होती है पाली भाषा, है ना, एक होती है संस्कृत भाषा और एक होती है तमिल भाषा। तो यहाँ बताया गया कि प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे ना। अब देखिए आगे, ये किताबों की बात हुई, भाषा की बात हुई। अब आगे देखते हैं, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख, इसमें शब्द है अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? यानी किसी भी कठोर सतह पर लिखा गया लेख, उसको क्या कहते हैं? अभिलेख। जिसमें ताम्रपत्र अभिलेख है, गुहालेख है ना, शिलालेख है, ये सब किसमें आते हैं? अभिलेख में। तो यहाँ देखिए, हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। मैं बता रहा था आपको कि इसमें अभिलेख में शर्त एक होती है कि सतह क्या होनी चाहिए? कठोर सतह पर वे लिखे गए हैं। ठीक है, जबकि हमने पता पांडुलिपि जो किस पर थी? ताड़ के पत्तों पर, वो उसको हम अभिलेख नहीं कह सकते। तो अभिलेख में क्या आता है? देखिए, पत्थर अथवा धातु, जैसे ताम्रपत्र है ना, स्वर्ण पत्र, स्वर्ण मुद्राएं हैं,
गुहालेख हैं, शिलालेख हैं, ये सब किस में आते हैं? अभिलेख में, क्योंकि इनकी सतह कठोर होती है। कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कई बार क्या होता था, जो राजा थे उस समय के शासक थे, अपने आदेशों को अभिलेखों के माध्यम से उत्कीर्ण करवाते थे, और उनका उद्देश्य क्या होता था कि इन अभिलेखों को लोग पढ़ सकें, है ना, इनको देख सकें, और जो उन्होंने आज्ञा उन पर अभिलेखों पर लिखवाई है उसका पालन वो कर सके। ये उद्देश्य था उनका, और इसी उद्देश्य से अभिलेखों का वो अभिलेखों की रचना करवाते थे। ठीक है। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। यानी राजा रानियों के साथ अन्य लोगों ने भी वहाँ पर कुछ उत्कीर्ण करवाए गए हैं। आप सभी ने देखा होगा, है ना, आज के समय में हम देखते हैं, मान लो कोई धर्मशाला है ना, कोई स्कूल है या कोई प्याऊ है, वहाँ पर निर्माणकर्ता जो अपने नाम का एक पत्थर लगवा देता है ना, काला सा पत्थर होता है, उस पर लिखाई हुई होती है, तो उसको क्या कहते हैं? एक तरह से अभिलेख। वो अपने पूर्वजों की स्मृति में या अपनी स्मृति में वहाँ पर कुछ लिखाई लिखवा देता है, उसको कहते हैं अभिलेख। इसी प्रकार यहाँ भी लिखवाई गई है ना, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण, है ना, उस पर लिखा होता है कि इस प्याऊ का निर्माण या इस कमरे का निर्माण फला फला व्यक्ति ने करवाया था। ठीक है। तो वही कार्य यहाँ पर बताया गया, विवरण उत्कीर्ण करवाएं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। उदाहरण के लिए हम क्या लिखते हैं, मान लो किसी राजा ने किसी शासक से, दूसरे शासक से लड़ाई की और उसमें विजय प्राप्त उसने कर ली, तो उसको भी अभिलेख के माध्यम से उसने उत्कीर्ण करवा दिया। ठीक है। अब देखिए, आगे इसमें लिखा, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? अब देखिए, इसमें प्रश्न बना है क्या कि उसके लाभ क्या थे, अभिलेखों के लाभ क्या थे, और ऐसा करवाने में यानी अभिलेखों को लिखवाने में कठिनाइयाँ क्या क्या आती थी, उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद, यानी जो इन अभिलेखों को पढ़ता था, है ना, या जानकारी प्राप्त करता था, है ना, उनको खोज के निकालता था, वो होते थे पुरातत्वविद। क्या कहते थे उनको? पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। यानी पुरातत्वविद जो हैं किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? देखिए, पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष। हाँ, प्राचीन समय में जो बहुत प्राचीन समय में इमारतें बनाई गई हैं, ईंट से है या पत्थरों से है ना, के जो अवशेष हैं उनसे, चित्रों से तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। इनके अध्ययन से वो उनके समय का, है ना, रीति रिवाज का, शासकों आदि का वहाँ से विवरण प्राप्त करते हैं। अब देखिए, वे औजारों, हथियारों और बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। यानी वो धरातल पर खुदाई भी करते हैं, किसके लिए? कहीं सिक्के मिल जाए ना, कहीं से कोई बर्तन मिल जाए, है ना, जिससे हमको प्राचीन समय के बारे में, अतीत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। जो ये बनाए गए हैं जल्दी से ये नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है। आगे देखिए, इसमें कुछ बात इधर लिखी गई है। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है, बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। ये जो दिखाया गया है बर्तन, है ना, मटकी के आकार का, है ना, ये बर्तन है, ये एक प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। कितने वर्ष? 4700, यानी 4700 वर्ष पूर्व ऐसे बर्तनों का उपयोग होता था।
और दाएं में एक पुराना चांदी का सिक्का है। देखिए ये चांदी के सिक्के हैं, दिखाए गए हैं, जो लगभग 2500 वर्ष पूर्व का है। कितना है? 2500 वर्ष पूर्व का। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का भिन्न है, क्योंकि आज के जो सिक्के हम देखते हैं वो गोल होते हैं, लेकिन इन सिक्कों का आकार हमको दिखाई दे रहा है ना, ये चौकोर है या फिर 5 कोने भी हमको इनमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, कितने मिनट होगी?